हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में एनुअल रिटर्न को लेकर है। जीएसटीआर 9 जो है जीएसटी पोर्टल पर एनेबल हो चुकी है। फाइनेंशियल 23-24 के लिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहां पर बताने वाला हूं। आप इस रिटर्न को खुद से फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इसको अगर लास्ट डेट तक अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद यहाँ पर लेट फीस एप्लीकेबल होती है। बिल्कुल आसान है इस रिटर्न को फाइल करना। केवल आपको जो भी आपका डाटा आपने फाइल किया हुआ है उसको एक बार रिकनसाइल सही तरीके से करना है। जो एक्चुअल आपके रिजल्ट्स हैं, मतलब जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी फाइनल हुए हैं, जो ऑडिट वाले केस हैं, उससे टर्नओवर मैच करके आपको फाइल करना है। क्योंकि किसी भी साल के लिए नोटिस आ सकता है, 73 में भी आ सकता है, 74 में भी। और अब यहाँ पर जो है फाइनेंशियल 24-25 ऑनवर्ड्स नया सेक्शन 74 है, उसमें भी नोटिस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है, ये डैशबोर्ड है, वेबसाइट है www.gst.gov.in, जिसके थ्रू आप अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं, उसी के थ्रू हम यहाँ पर फाइल करने वाले हैं। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पर काफी सारे नए लेजर्स भी यहाँ पर एनेबल किए गए हैं। उसके लिए मैंने लेटेस्ट वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है, एनुअल रिटर्न पर क्लिक करना है। ठीक है, फाइनेंशियल 23-24। जो सबसे मेन सबसे जरूरी पॉइंट इस रिटर्न का यह है कि रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। एक बार अगर आपने इसको फाइल कर दिया तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से वन टाइम और सही तरीके से हम फाइल करेंगे। दो तरीके होते हैं इसके फाइल करने का, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑनलाइन काफी ईजी रहता है, डाटा उसमें खुद से आता है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन वाले तरीके से फाइल करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 9CV फाइल करना सिखा दूंगा। इसको यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। पहले जीएसटी ऑडिट हुआ करता था, अब इसको चेंज करके यहाँ पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कर दिया गया है। जीएसटीआर 9 जरूरी नहीं कि जिनको जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी है उनके लिए जीएसटीआर 9 भी मैंडेटरी है। 9 जो फाइल करने की लिमिट है वो 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ या जिससे ज्यादा की टर्नओवर अगर ऐसे किया तो उस केस में 9 फाइल करना मैंडेटरी है। चलिए हम यहाँ पर 9 फाइल करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सी सिंपल सी रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पर नो करके हम इसको प्रोसीड करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है टेबल नंबर 8A। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपको 2B के अकॉर्डिंग आईटीसी क्लेम की बात की जाती है, उसी का ये कन्वर्टेड वर्जन है 8A। इसमें कोई आईटीसी अगर इनएलिजिबल है, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर सेव करने के लिए ऑप्शन आ गया। ये जिप फाइल है, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विनजिप या विनरार की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो आप एक डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। विनरार करके होती है यूटिलिटी, वो आप डाउनलोड करेंगे, उससे एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये टेबल 8A सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। ये एक एक्सेल फाइल होगी, इसके अंदर में जो भी आपके आईटीसी है वो सब कुछ यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए पहले 2B के हिसाब से क्लेम करना होता है, तो 2B के हिसाब से तो अब यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए बात करें, अगर हम जैसे 23-24 के लिए फाइल कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा आईटीसी आपको आ चुका होगा। और मैंने बताया भी है, हर साल जब आप मार्च की रिटर्न भरते हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट है वो वहां पर तुरंत के तुरंत कर लें, ताकि उससे जो डाटा है वो अगले साल में लिंक ना हो। लेकिन फिर भी हो सकता है किसी का डाटा लिंक हो गया हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी की सारी टेबल में 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा। इजी वे में एक एक करके आपको सुनना है, ध्यान से समझना है। फिर यहाँ पर जो है पूरी की पूरी एनेबल भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर लाइबिलिटी करने के बाद इसको यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल के लिए एनेबल करना होता है। उसके लिए पहले आपको पीडीएफ ड्राफ्ट डाउनलोड करके एक बार चेक करना होता है, जब तक ये एनेबल नहीं होता। ये मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि काफी लोगों का बाद में मैसेज आता है कि सर ये एनेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हमने 8A डाउनलोड कर ली है। अब हम 8A को एक बार ओपन करके चेक कर लेंगे कि उसमें कोई आईटीसी ऐसा तो नहीं है जिस पर नो लिखा हुआ रहा हो, तो कि वो आईटीसी जो है मुझे यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ये जो टेबल नंबर 8A यहाँ पर है, ये टेबल 8 से लिंक्ड है। ये पूरा का पूरा जो आईटीसी ऑटोमेटिकली दिखाया जा रहा है, ये वो वाला आईटीसी है। ठीक है, बाकी जो इसका रिकंसिलेशन है कि कैश में इतना पे हुआ है, ये सब चीज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले वो जो एक्सेल फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके। तो देखिए ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी है। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब हम इस फाइल को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पूरे साल का जो आपका आईटीसी है वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर शो करेगा। लेकिन ये भी एक तरीके से फैसिलिटी आपको दी गई है। तो B2B के अंदर जितने भी आपके पर्सन हैं वो सारे के सारे इनवॉइस के टाइप यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए ये सब के सब इनवॉइस टाइप है, रजिस्टर्ड है। रिवर्स चार्ज किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं है। जो रिवर्स चार्ज वाला होगा उस पर यस लिखा हुआ है, उसकी आपकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आईटीसी क्लेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी आईटीसी अवेलेबिलिटी ये आपको खुद से चेक करनी होगी कि इसमें यहाँ पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस सामने वाले पर्सन ने इस पर्टिकुलर रिटर्न को कब फाइल करा है, ये भी इसमें आता है यहाँ पर कि अप्रैल पीरियड की रिटर्न है तो इसने कब फाइल की है इस पर्सन ने, और ये क्या आईटीसी के लिए अवेलेबिलिटी है, यस। तो इसमें देखिए यस होना जरूरी है। अगर किसी पर भी नो लिखा हुआ रहा है तो यानी कि वो आईटीसी आपको टेबल 8 में नहीं मिलेगा। टेबल 8 की जो फिगर है वो ऑटोमेटिक आती है, हमें उसको रिकंसाइल करना होता है।
तो ये पूरा का पूरा आईटीसी है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि टैली या बीजी जिस भी सॉफ्टवेयर में आप डाटा मेंटेन करते होंगे उससे एक बार इसको 1 बाय 1 मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर फाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल आता है इसका, टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में जो डाटा है वो ये जो डाटा उठा रहा होगा यहाँ पर ये जीएसटीआर 1 से ले रहा होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपकी जीएसटीआर 1 और 3 में डिफरेंस आ रहा हो कुछ, तो आप ये सारी की सारी फिगर्स यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जो भी फिगर्स यहाँ पर दी गई हैं आप उनको सबको एडिट कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो फिगर्स हैं ये हायर साइड आ रही होती हैं। जीएसटीआर 1 3B जो भी हायर साइड है, लेकिन हो सकता है आपकी R1 भी गलत हो 3B भी गलत हो, तो जो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर फिगर एंटर करनी है। अब टेबल नंबर 4 में सबसे पहला पॉइंट आता है ए, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जो भी आपने सप्लाई जीएसटीआर 1 में एंटर की होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही होगी, लेकिन फिर भी आपको मैच करना जरूरी है। इस केस में कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाई नहीं है, रजिस्टर्ड के लिए सप्लाई यहाँ पर आती है, ये भी ऑटोमेटिकली आती है। तो जीरो रेटेड सप्लाई आपने दिखाई होगी वो यहाँ पर खुद से आ रही होगी, ठीक है। जीरो रेटेड जो भी सप्लाई है जिन पे पेमेंट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, जहां पर आपने जो है एससीजेड के अलावा जो भी सप्लाई है जिन पर आपने टैक्स की पेमेंट करी है, बाद में वो जो रिफंड वाले प्रोविजन है वो अलग है। एक तो होता है कि आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कराओ, उसके लिए टेबल अगली है, 5 नंबर टेबल आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो भी उसका रेट है जीरो रेटेड या जो भी था उसका, तो आईजीएसटी के लिए यहाँ पर इन्होंने ओपन करा हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, कि आपने एक ऐसी सप्लाई करी है जो जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट की वजह से, लेकिन आपने टैक्स की पेमेंट के साथ करी है। सप्लाई टू एससीजेड, एससीजेड के लिए अलग से मांग रहे हैं और डिम्ड एक्सपोर्ट के लिए अलग से मांग रहे हैं, ठीक है। डिम्ड एक्सपोर्ट में जो लोकल एरियाज भी कुछ होते हैं उसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पर आपकी सप्लाई को डिम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो एडवांसेस की एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर ए से लेकर ई में एडवांस, जिस पर आपने टैक्स इनवॉइस जो है इशू नहीं किया, आपने टैक्स तो पे कर दिया लेकिन आपने उसको अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया, ये उसके लिए है। और नेक्स्ट जो जी की बात कर रहे हैं, ये बात करना है इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। तो देखिए ये जो टर्नओवर आपकी यहाँ पर आएगी ये जरूरी नहीं है कि आपकी बुक से मैच हो, क्योंकि जो आपकी इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज पर अगर आपकी लायबिलिटी आ रही होगी रिवर्स चार्ज से, तो वो तो कभी भी मैच नहीं होगी, तो उस बात से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें जो डाटा है, मतलब कहने का है इसकी जो टर्नओवर है जरूरी नहीं है कि वो आपकी बुक से 100% मैच हो जाए, लेकिन आपको जो यहाँ पर फिगर एंटर करनी है वो वाली करनी है जो ऑडिटेड अगर है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स वाली, और बिना ऑडिटेड वाली है क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑडिट हुआ हो, तो भी आपको यहाँ पर वो फिगर्स एंटर करनी है जिस पर फाइनल आपने टैक्स की पेमेंट कर दी हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सप्लाईज, जैसे यहाँ पर रिवर्स चार्ज के लिए, ऐसे यहाँ पर है सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ठीक है। सेक्शन 9(5) जैसे कि जोमेटो हो गया एक एग्जांपल के लिए, तो ये उनके लिए है। ये टेबल जो है आपके लिए वर्क नहीं करेगी, सबके लिए नहीं है। बाकी जो नीचे वाली टेबल्स हैं वो एडजस्टमेंट की टेबल्स है। जैसे टेबल नंबर यहाँ पर अगर बात करें आई की, तो ये बात करता है क्रेडिट नोट जो भी इशू किए हैं बी से लेकर ए तक, तो यहाँ पर बी से लेकर और ये बी से लेकर ई तक जो भी आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले जो भी आपके क्रेडिट नोट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से डेबिट नोट्स, अगर आपने कोई भी इशू किए हैं जो ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपने एडजस्टमेंट किया है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। आपने जीएसटीआर 1 में आप नहीं डाल पाए, बाद में आपने इशू करे पर्टिकुलर डेट तक, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जो सप्लाई आपने टैक्स एडजस्टमेंट के थ्रू अमेंडमेंट करी होगी, जैसे अगली रिटर्न में आपने अमेंडमेंट कर दी होगी, तो जो भी प्लस की साइड वाली है, जो भी सप्लाई ये टैक्स डिक्लेयर्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैच करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका आई से लेकर एल तक का पूरा सब टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा आपको यहाँ से यहाँ तक का, जब आप कोई भी फिगर एंटर करेंगे। बाकी आपकी नेट सप्लाई है जिस पर टैक्स की पेमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पर एडिट नहीं करना, सब कुछ डाटा आपका क्या रहा है, तो आप सेव पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसमें कुछ भी मिसमैच करा, ठीक है, यानी कि आपने कोई फिगर अपडेट करी है, तो इसके रिगार्डिंग भी नोटिस आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वो चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि जो भी डाटा आप अपडेट कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है वो अपने पास जो है सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। कोई भी डाटा अपडेट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है टेबल नंबर 5 की। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो जीरो रेटेड वाले हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है, वो सप्लाई यहाँ पर आती है जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली आएगी। जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करा हो, सप्लाई टू एससीजेड भी आएगी। सप्लाई ऑन भी टैक्स इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर आरसीएम के अंडर में आपने टैक्स पेमेंट करी है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये सामने वाले पर्सन के लिए आ रहा है।
कि आपकी सप्लाई इस तरीके की है कि आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सामने वाले पर्सन ने आपके बिहाफ पर टैक्स पे करा है, तो आपकी सप्लाई तो है ना, टैक्स नहीं लगेगा उस पर। ऐसा अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, तो उनके लिए यहाँ पर सप्लाई की वैल्यू एंटर होगी। ये ई कॉमर्स वालों के लिए होगी, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर एंटर करेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पर जो है टैक्स की पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ने करी है, आपने कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करी है, तो आपकी सप्लाई तो है वो, ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी। फिर इसके बाद एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पर। मतलब इस टेबल में कहीं पर भी टैक्स की बात नहीं होगी, टैक्स तो अपना आप ऑटोमेटिकली लास्ट वाली टेबल से आ रहा होगा, बस जो भी आपने एडजस्टमेंट अमेंडमेंट करनी है, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, सप्लाई अमेंडमेंट, डिक्लेयर जो भी करनी है, वो यहाँ पर डाटा आ रहा होगा, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसको एज इट इज सेव करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपने अपनी सारी रिटर्न को, जो भी पीरियोडिकली रिटर्न आप फाइल करते हैं, उसकी अगर मिस्टेक को आपने मार्च में सही कर लिया, तो इस रिटर्न को भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारा डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता है। टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 ये आपस में लिंक्ड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेबल नंबर 7 में आईटीसी रिवर्सल की बात होगी। जैसे आपका पूरे साल में कोई भी आईटीसी है, ठीक है, वो आईटीसी आपने रिवर्स करा है, रूल 37 के अंडर में किया हो, 39, 42, 43 में या 17(5) में लो क्रेडिट में आपने रिवर्स करा है, ये यहाँ पर पार्सली रिवर्सल की बात आती है। जैसे बैंकिंग कंपनी उस केस में जो है एग्जेम्प्टेड वाले में आपको रिवर्स करना होता है, रूल 37 के अकॉर्डिंग आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा, उस केस में रिवर्सल आपको करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है बात करता है कोई अदर, अगर आपने रिवर्सल करा है, क्योंकि अब ट्रांस 1 ट्रांस 2 तो काफी लेट हो गए, अब तो इनकी एडजस्टमेंट की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो यहाँ पर डालना है कोई अदर आईटीसी, अगर आपका रिवर्सल है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं मैनुअली, यहाँ पर स्पेसिफाइड करके कि आपने क्यों रिवर्स किया। काफी केस में ऐसा होता है कि नोटिस आ जाते हैं, अब नोटिस की बेस पर जब फाइनल नोटिस आपका फाइनली डिसाइड हो गया, तो उस केस में जो है आईटीसी रिवर्सल करने की बात आ जाएगी, तो वो कहेंगे कि जी आपका ये आईटीसी पिछले साल का एक्यूमुलेटेड था, वो आपने रिवर्स करा है। तो रिवर्स आप जब करंट में उसको कर रहे होंगे, तो उस केस में अगर आपने रिटर्न के थ्रू रिवर्स करा होगा तो यहाँ पर दिखाने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आपने उसको रिवर्स किया है अपने डीआरसी 03 के थ्रू, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं आनी है, यानी कि ध्यान रखना है डीआरसी 03 की कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं डालनी है, अगर आपने डायरेक्ट डीआरसी 03 से पेमेंट कर दी है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे डाटा को, तो ये भी टेबल आपकी इजीली क्रॉस हो गई है यहाँ पर, ठीक है। इस वाली टेबल में जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो यहाँ पर हमारी मैच होना जरूरी है, जो मेरी यहाँ पर टेबल से टैक्स आएगा नेट, वो मेरा टैक्स पेमेंट होना जरूरी है, ये अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है एक बार बात कर लेते हैं टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एचएसएन के लिए काफी सारे मैसेज आते हैं कि सर एचएसएन कोड के लिए क्या आउटवर्ड सप्लाई में डालना मैंडेटरी है। टेबल नंबर 18 में इनवर्ड सप्लाई के लिए एचएसएन की बात करता है कि ये डालना मैंडेटरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ टेबल नंबर 17 में आपको एचएसएन वाइज डिटेल डालना मैंडेटरी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, उसके बाद अगर आपकी गुड्स है तो गुड्स के एचएसएन कोड, अगर सर्विस के हैं तो सर्विस के, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये ध्यान रखें जो आपकी टेबल आ रही है, टेबल नंबर 5 से जो मेरा डाटा आ रहा है नेट, ठीक है, वो उसके बाद अगर मेरा टेबल नंबर 10, 11, 12 में कोई एडजस्टमेंट हुआ है, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर एचएसएन में भी आपको कंसीडर करने ही करने हैं। मेरी जो नेट टर्नओवर है वो मैच होना जरूरी है। बाद में एचएसएन के लिए भी नोटिस आ सकता है कि जी आपका एचएसएन में आपने इतनी डिटेल डाली है और आपके टैक्स रेट मैच नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है, टैक्स रेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी वैल्यू है आईजीएसटी के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कौन सी वैल्यू है वो यहाँ पर डालकर ऐड पर क्लिक कर देना है। तो टेबल नंबर 17 आप नोट कर लीजिए, ये मैंडेटरी है, टेबल नंबर 17 के बिना आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। टेबल नंबर 18 को ऑप्शनल रखा गया है और 16 को भी यहाँ पर ऑप्शनल ही रखा गया है। इसमें काफी सारी टेबल्स ऐसी हैं जो कि ऑप्शनल है, जैसे कि टेबल नंबर 16, टेबल नंबर 18, टेबल नंबर 15, ठीक है, टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 10, 11, 12, तो इनमें अगर डाटा है तो आप एंटर करेंगे, अदरवाइज कोई एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये 18 वाली जहां पर इनवर्ड सप्लाई पर, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई पर डालना एक हेक्टिक वर्क है, तो आप चाहे तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल नंबर 18 अभी भी ऑप्शनल है, जब तक इसको मैंडेटरी नहीं किया जाता, जब तक आपको उसको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से टेबल नंबर 16 जहां पर आपने सप्लाई किसी कंपोजिशन पर्सन से या फिर जो वर्कर से या फिर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आपने रिसीव करी है, ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यू डालना जरूरी है। लेकिन ये भी टेबल आपकी ऑप्शनल रखी गई है, मतलब अगर आप इसमें डाटा नहीं डालते तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास अगर डाटा है, जैसे कंपोजिशन डीलर से आपने कितनी सप्लाई रिसीव करी है, तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल नंबर
मैंने आपको 16 में बता दिया है, 17, 18, 17 मैंडेटरी है। इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा, पिछले साल में 5 करोड़ से उससे कम से अगर आपकी टर्नओवर है तो केवल B2B के केस में आपको 4 डिजिट तक का HSN कोड डालना है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर तो सबके लिए, चाहे वो B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है, 6 डिजिट तक का HSN कोड डालना मैंडेटरी है, इसके बिना ये सेव नहीं होगी। तो ये टेबल नंबर आपकी 16, 17 और 18 कवर हो गई है। टेबल नंबर 19 में तो अगर कोई लेट फीस है वो ड्यू डेट के बाद अप्लाइड होती है, तो इस टेबल का कोई यूज नहीं है। अगर आप ड्यू डेट के बाद कर रहे होंगे तब यहाँ पर लेट फीस आएगी, और उसकी भी यहाँ पर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अलग से पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि पहले आपको उसको फाइल करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है टेबल नंबर 15 जिसमें बात करता है डिमांड और रिफंड की। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई डिमांड निकली हुई है, आपने कोई रिफंड क्लेम करे हुए हैं, रिफंड सैंक्शन हुआ है, रिफंड रिजेक्ट हुआ है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर डालनी होती है। इसका टर्नओवर से कोई लिंक नहीं है, ये टर्नओवर से कहीं पर लिंक हो रही है, इसके बेस पर डिटेल्स जो है ये केवल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए टेबल है, तो इसलिए इसको भी डालना मैंडेटरी नहीं है। टेबल नंबर 14 इसमें टैक्स की बात होती है। पहले मैं बात कर लेता हूँ 10, 11, 12, 13 नोट कर लीजिएगा। ये टेबल आपकी तब वर्क करेगी जब आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24, ध्यान से समझिए, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपने इसकी कोई एडजस्टमेंट, सेल्स की, परचेज की कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपने करी है अगले साल में, अगले साल मतलब 24-25 में, अप टू क्या डेट होती है 30 नवंबर, 30 नवंबर की लास्ट डेट होती है, 30 नवंबर तक अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट करी है तो आप हमें बता दीजिए, ये डालने की रिक्वायरमेंट आती है, और इससे टर्नओवर भी आपकी हिलेगी। कहने का मतलब है कि जब आप इसमें डाटा एंटर करेंगे, क्योंकि ये दो चीजें पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11, ये जो आपकी यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 और 11 दिए गए हैं, ये आपके टर्नओवर से लिंक है, मतलब टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई से लिंक है, कि अगले साल में आपने इसको सप्लाई को अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। डेबिट नोट का एडजस्टमेंट यहीं पर आपको करना है, वो वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। सपोज करें यहाँ पर 10,000 रुपए की वैल्यू आती है, देखिए मैंने यहाँ पर 1 लाख की वैल्यू ले लिया, तो 1 लाख जैसे मैं डालूंगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर मुझे इस पर टैक्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे और टैक्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। जो उसकी टैक्स की पेमेंट होती है वो DRC 03 के थ्रू करके आपको रख लेनी होती है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो 0। इसी तरीके से अगर आपने कोई सप्लाई डिक्रीज करी है, देखिए मैं यहाँ पर जैसे वैल्यू डालूंगा, देखिए यहाँ पर मैंने ये वैल्यू डाली है, तो ये इसमें से लेस हो जाएगी, मेरी टैक्सेबल वाली जो वैल्यू थी, जो मेरी नेट टैक्सेबल वैल्यू थी उसमें से डिक्रीज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये टैक्स की वैल्यू आपको खुद से लेनी है, अदरवाइज जैसे आप यहाँ 0 करेंगे तो खुद से आ रही होगी वहां से। ठीक है, ये तो हो गई सेल के रिगार्डिंग, और ये हो गई बाकी टेबल नंबर 12 और 13 जो है वो हो गई आपकी ITC के रिगार्डिंग, मतलब परचेज में जो ITC है। तो अगर आपने कोई ITC जो कि आपका पिछले साल का है, वो आपने मतलब पिछले साल का मतलब है 23-24 का आपने 24-25 में रिवर्सल करा है, या 23-24 का आपने 24-25 में ITC क्लेम करा हुआ है, वो आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं। ठीक है, और इसकी जो एडजस्टमेंट है, जो रिवर्सल वाला पॉइंट है, ये जो रिवर्सल वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, उसकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर भी आपको डालनी होती है कि आपने ये ITC रिवर्स करा है, और रिवर्सल की डिटेल्स मैच होना जरूरी है, दोनों टेबल की आपस में मैच होना जरूरी है। जो भी इसकी वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और उस पर अगर टैक्स की लायबिलिटी आती है, तो वो टैक्स की पेमेंट आपको टेबल नंबर 14 में दिखानी होती है कि जी हाँ ये मेरे टैक्स की डिफरेंस है, तो मेरे पेबल आ रहे हैं, ये उसमें से ऑटोमेटिकली पेबल यहाँ पर आ जाएंगे। 10, 11 में जो वैल्यू आप डालेंगे उसके पेबल यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर दिखाना होता है कि हाँ मैंने पे करे हैं। आप 0 के साथ भी इसको फाइल करेंगे तो फाइल तो हो जाएगी रिटर्न, लेकिन बाद में आपको डिमांड आएगी, तो यहाँ पर आप डाल दें कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, DRC 03 के थ्रू उसकी पेमेंट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, काफी सारी वीडियो जाने वाली है अभी एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग, कि कौन से टेबल्स मैंडेटरी है, किस टेबल में किस तरीके से डाटा एंटर करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर सारी की सारी टेबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने ऑलमोस्ट सारी टेबल जो है मेरी डिस्कस हो गई। टेबल नंबर 6 और 8 की हम बात कर लेते हैं। टेबल नंबर 6 में आपको डाटा एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, जो आपने GSTR 3B भरी थी। ठीक है, अब उस GSTR 3B में आपने जो इनपुट क्लेम करे थे वो यहाँ पर आ रहे होंगे, देखिए 96,000, 5,18,000, 5,18,000। अब इसका रिकंसिलेशन हमें बनाना है इस वाली टेबल से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 518 क्लेम करा हुआ है और यहाँ पर ज्यादा ही आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, 544 आ रहा है, तो कुछ इनएलिजिबल ITC हो सकता है, या ऐसा ITC हो सकता है जो कि इस साल में क्लेम ना किया गया हो, पिछले साल का ITC यहाँ पर शो कर रहा हो। ठीक है, एक चीज नोट कर लें, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिटर्न में कहीं पर भी 22-23 का डाटा एंटर नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको टेबल नंबर 6 बता देता हूँ। इसमें क्या है, जो मेरे 3B का जो डाटा यहाँ पर आ रहा होगा उसको मुझे बाइफरकेट करके लिखना है। बाइफरकेट करके लिखना है मतलब कि आपने कितना ITC इनपुट्स, मतलब जो मटेरियल आपने डायरेक्ट जो है सेल किए हैं, या फिर अगर आपने वे इनपुट्स मटेरियल अपने आउटपुट जो भी आपकी गुड्स हैं या सर्विसेज है उनके लिए यूज किए हैं,
कैपिटल गुड्स, कौन कौन से कैपिटल गुड्स परचेज किए थे और कौन कौन सी इनपुट सर्विस आपने ली थी, उनके केवल टैक्स, और इन तीनों का जो टोटल है ध्यान से देखें और ध्यान से समझे, ठीक है। ये बात करता है पहले जो ये बात करता है इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज वाले यहाँ पर नहीं लेने हैं। मेरे जो टेबल नंबर 3B है उसमें से रिवर्स चार्ज वाले भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बिना रिवर्स चार्ज वाले लेने हैं, जो नॉर्मल मेरी परचेज है उसके केस में, ठीक है। तो नॉर्मल परचेज वाले का तीनों में बाइफर्केशन करके आपको डालना है, कितना इनपुट पे है, कितना कैपिटल गुड्स पे और कितना इनपुट सर्विस पे है। IGST, CGST, HGST अलग अलग कॉलम में आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं, ठीक है। अभी इस वाले टोटल में तो रिवर्स चार्ज वाला भी आ रहा होगा, तो फिर यहाँ पर ये बात करता है रिवर्स चार्ज के दो अलग अलग पॉइंट बना दिए इन्होंने। इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई भी ऐसा आपने जो रिवर्स चार्ज जो कि आपने पे करा हुआ है और उसका ITC आपने क्लेम भी करा है, तो इनपुट का, कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विस का, इसके लिए भी तीनों का अलग अलग बाइफर्केशन आपसे मांगा जा रहा है। और ये इनवर्ड सप्लाई ये RCM रजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई सर्विस या गुड्स या कैपिटल गुड्स लिए जिन पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो उनका कितना आपने ITC जमा करा है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। इनके लिए तीनों का बाइफर्केशन अलग अलग दिया है, यानी कि वैल्यू तीनों में अलग अलग डलेगी। इस केस में क्या है कि RCM का कुछ भी है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको ATA भी दिखाया था, वहां पर RCM नहीं है, और टोटल जो यहाँ पर परचेज किए गए हैं वो गुड्स परचेज किए गए हैं। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देनी है कि आपने जो क्लेम किया हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है ताकि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस ना रहे। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स का तो उसमें इनपुट्स पर, कैपिटल गुड्स पर कितना ITC आपका है, तो IGST लगता है, उस पर IGST की वैल्यू यहाँ पर डलेगी। सर्विस का अलग से इन्होंने कॉलम दे दिया, सर्विस अगर आपने इंपोर्ट करी है उस पर कितना आपने IGST पे करा हुआ है वो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। टेबल अगर हम बात करें रो नंबर G की, टेबल नंबर ये G है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर बात करता है कि कोई ऐसा ITC जो कि आपने अदर देन बी अबव प्रोविजंस के अंडर में रिक्लेम करा हुआ है। तो रिक्लेम की अब काफी सारी स्टेटमेंट आ चुकी हैं, वो ITC आपने अगर कोई रिक्लेम करा हुआ है तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, ठीक है। कोई डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा। इस केस में ये डिफरेंस आ रहा है तो ये यहाँ पर गलत ही क्लेम किया हुआ है, क्योंकि सेस का ITC यहाँ पर क्लेम नहीं होता है, तो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपका रह जाएगा। ट्रांस 1 ट्रांस 2 के रिगार्डिंग कोई ऐसा ITC जो कि अलग से स्पेसिफाइड नहीं है वो आपने क्लेम किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। फिर इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, इस तरीके से डाटा को यहाँ पर सेव कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टेबल नंबर 8 की। तो अब देखिए टेबल नंबर 8 में अब ये डाटा यहाँ पर आ रहा है जो 2B का है, ITC एज पर GSTR 2B। तो कह रहा है कि जी 2B के हिसाब से आपका इतना ITC आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई ITC जो कि पिछले साल का है, क्योंकि वो तो आपने जब आपने 22-23 की रिटर्न फाइल करी होगी तो उसमें रिपोर्ट कराओगे 22-23 का ITC आपने 23-24 में आया। तो ये जो ITC आ रहा है इसका डिफरेंस अगर लास्ट ईयर का है तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि ये 22-23 के लिए स्पेशली कहीं पर भी कॉलम नहीं दिया गया है 23-24 की रिटर्न में। जब आपने 22-23 की रिटर्न फाइल करी थी उस केस में आपने वहां पर ऑलरेडी इसको बता दिया है। अगर ये केस इस तरीके का है कि 22-23 का कोई ITC है जो कि 23-24 में आया था तो उसके लिए 22-23 की रिटर्न में बताना जरूरी है। एक केस इसमें ये भी हो सकता है कि जो डाटा यहाँ पर दिख रहा है 2B में ITC ज्यादा आ रहा हो और आपने क्लेम ना किया हो इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब 23-24 में क्लेम ना करके आपने अगले साल में क्लेम करा है, तो उसके लिए ये यहाँ पर ये रो नंबर C, इस C में आपको डाटा एंटर करना है कि जो ITC आप क्लेम नहीं कर पाए थे वो आपने 24-25 में क्लेम कर लिया। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 25,538 रुपए है तो इस केस में जो है ये ITC अगले साल में क्लेम किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो वैल्यू एंटर करेंगे। इस तरीके से आप इसको एंटर कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है ये जो ITC है ये बैलेंस रह गया था और ये आपने अगले साल में क्लेम करा हुआ। ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, अगर कोई ऐसा ITC है जो कि आपने अवेल नहीं किया है वो आपका एक्सपायर होने वाला है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इनएलिजिबल ITC यहाँ पर एंटर करना है। IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे IGST पे करा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर अलग से दिखानी होती है, क्योंकि वहां पर टेबल नंबर 6 में आ रही होगी। ये 2B का डाटा आता है, केवल ये डाटा यहाँ पर खुद से नहीं लेता है, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस G और H का खुद से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका ITC लैप्स होने वाला होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको फाइनली, इतना आपका ITC जो है वो लैप्स हो रहा है। तो आप ध्यान से इस वैल्यू को एंटर करें जो भी ITC
अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इन दोनों के बेस पर आप कुछ भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आईटीसी जो कि 23-24 का 24-25 में क्लेम करना है तो इस वाले के अंडर में डलेगा वो, ये ध्यान रखें आप। इस वाले रो के अंडर में, सी के अंडर में वो डाटा आपको डालना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सारी की सारी टेबल हमने क्लेम कर लिया है। टेबल नंबर 9 ये ध्यान से देखें तो टैक्स है, टैक्स पेबल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट करी है, किस टेबल में 4 में कोई एडजस्टमेंट करी है, 10, 11 में कोई एडजस्टमेंट करी है, तो उनका टैक्स भी आपको भरना है। तो टैक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर इंक्रीज करनी है। डिक्रीज करने के लिए कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि आप कम कर दें और उसका रिफंड ले लें, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो वैल्यू इंक्रीज आप कर सकते हैं, उसके टैक्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी। टैक्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो आपकी वैल्यूज है वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको टैक्स पेबल जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो DRC 03 के थ्रू उसकी पेमेंट करनी है, फिर कंप्यूटर लायबिलिटी पर क्लिक करना है, यहाँ से रिफ्रेश पर एक बार क्लिक कर देना है। ये भी यहाँ पर हमें फाइल नहीं करने देगा क्योंकि टेबल नंबर 17 में डाटा एंटर नहीं हुआ है। यू हैव मेड B2B सप्लाई, ये कह रहे हैं कि B2B आप सप्लाई आपकी है और आपने जो है नोटिफिकेशन नंबर 78 के अकॉर्डिंग जो है टेबल नंबर 7 के अंडर में भी डाटा प्रोसीड करना है। एटलीस्ट 4 HSN कोड आपको यहाँ पर देने हैं और 6 देने हैं 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों के लिए। जब यहाँ पर आप इसको एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे, एक बार प्रीव्यू हो जाएगा ड्राफ्ट का, फिर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे और EVC के थ्रू या DSC के थ्रू उसको फाइल कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस। GSTR 9 की पूरी डिटेल वीडियो है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर GSTR 9 को लेकर 9C को लेकर काफी सारी वीडियो अभी आने वाली है, तो जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिए 22-23 का कोई भी डाटा 23-24 में यहाँ पर एंटर नहीं होगा। 23-24 में जो भी एडजस्टमेंट आपने 24-25 में करी है वो डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो इस रिटर्न में 23-24 का डाटा जा सकता है और जो 24-25 में एडजस्टमेंट हुई है वो यहाँ पर एंटर हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।